तो क्या हो गया था कल? सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया था हमने। आज लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको लग रहा होगा सर ये अचानक से सेंटर ऑफ मास पूरा हुआ नहीं, उससे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से प्रकट हो गया, है ना? तो मिक्स चलेंगे अपने सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन दोनों चैप्टर, और उसमें पहले अपन कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हैं। जिन जिन में कैलकुलेशन करना है ना हमें, वो कैलकुलेट करें। सेंटर ऑफ मास निकालना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो गया, सब बॉडीज का निकाल के रख लेंगे। फिर एक पार्ट होगा एप्लीकेशन वाला पार्ट, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाला। तो वो छोटी छोटी बातें उनको ध्यान रख के हम कर पाएंगे उनको साथ में आराम से, ठीक है? तो पहले ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ज़्यादातर सवाल कैलकुलेशन बेस्ड ही आते हैं इन चैप्टर से, कैलकुलेशन ही करवाते हैं, और वो आएंगे तो वो बहुत बेसिक सवाल होते हैं। लिखिए, इन रोटेशन the ability of an object to resist the motion, in rotation the ability of an object to resist the motion is not only its mass but it also depends on its distribution of mass, about the axis, जितना मास दूर होगा, उतना ज़्यादा चेंज को रेजिस्ट करेगा। क्या कहा? हम एनएलएम वगैरह में पढ़ रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट चलती है तो इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। हैवी ऑब्जेक्ट को चलाना भी मुश्किल है, और चल गई तो उसको रोकना भी मुश्किल है। मोमेंटम गेन कर लिया, चल गई तो मोमेंटम ज़्यादा हो गया, हैवी ऑब्जेक्ट का मास टाइम्स वेलोसिटी, तो उसको रोकना मुश्किल है। चेंज इन मोमेंटम फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए भी चेंज इन मोमेंटम करना पड़ेगा, तो फोर्स ज़्यादा लगाना। अरे फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है ना। तो चलाना भी मुश्किल है, हैवी ऑब्जेक्ट ट्रक को धक्का देना भी मुश्किल है, धक्का दे के चलाना, और धक्के से रोकना भी मुश्किल है बजाय कार की। मास, वहाँ रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी कौन थी? मास थी। यहाँ रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी कौन है? एक अलग टर्म है, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, रोटेशन में घूमने में रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी जो सिर्फ किस पे डिपेंड नहीं करती? मास पे। मास तो है ही है, भारी है तो मुश्किल है और है, लेकिन ओरिएंटेशन ऑफ मास या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, उस पर डिपेंड करता है फ्रॉम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए ये कोई रोड है, नॉन यूनिफॉर्म रोड है, या यूँ कहूँ मैं ऐसा कुछ बेसबॉल का बल्ला है, देखा आपने? तो यहाँ मास क्या है? कम है, ये लाइट एंड है, और ये वाला क्या है? हैवी है। तो इसको किधर से यूँ उछालना आसान है? घुमाना लाइट वाले एंड से आसान है? अरे लाइट वाले एंड से आसान है या इधर से आसान है? इधर से आसान है। क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है। साइकिल का पहिया है, छोटे वाली साइकिल होती है, एक बड़ी साइकिल होती है एटलस वाली। अरे देखिए, एक छोटी रेसिंग वाली साइकिल होती है। किसको चलाना आसान है? रेसिंग वाली को चलाना आसान है, तुरंत चलाओगे तो पिकअप कर जाएगी, स्पीड पकड़ जाएगी। लेकिन इसको चलाए रखने के लिए आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, मसल्स में पावर ज़्यादा चाहिए। ये वाली में, व्हील्स में क्या होगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें?
दूर है, तो दूर है तो इसको चलाना भी क्या है, मुश्किल है। स्टार्ट करो तो एक बार जोर आएगा पेडल मारने में, लेकिन चल गई तो चलाए रखना क्या है, इसको आसान है। इसलिए बड़े बुजुर्ग आदमी कौन सी साइकिल रखते हैं, उनको रेसिंग वाली साइकिल पकड़ा दो थक जाएंगे बेचारे, अरे है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो एक बार मोमेंटम आ गया तो रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी नहीं आई, चल गया तो चलती चले जाए। हल्का हल्का पेडल लगाएंगे तो क्या होती जाएगी, चलती चली जाएगी ये चीज़, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, चलती चली जाएगी। तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड है कि मास किधर की ओर डिस्ट्रीब्यूट है आपका, ठीक है, ये है। तो लिख दीजिए, टू क्वांटिफाई दिस प्रॉपर्टी वी डिफाइन ए टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया, we define a term moment of inertia. I equals to आर स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन, डी एम कोई मास एलिमेंट लेंगे, रेगुलर बॉडी है तो आर डिस्टेंस पे, और उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, या क्या लिख सकता हूँ, पार्टिकल्स हैं तो क्या लिखूँ, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। तो किस तरह से डिपेंड है दिख रहा है आपको पार्टिकल के लिए, कि ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट कोई मास m को घुमाया जाए तो उससे दूरी r है, तो मास पे तो डिपेंड है ही, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट घूमना आसान होगा कि मुश्किल, उसके लिए हम कहेंगे आई से डिनोट करते हैं एम आर स्क्वायर। हम कहेंगे मास जितना ज़्यादा दूर है उतना ही इसको घुमाना क्या है, मुश्किल है, पास होगा तो उतना ही क्या है, आसान है। अरे ये मुश्किल बनाता है ना ये टर्म, मास क्या बनाता था ट्रांसलेटरी मोशन में, मुश्किल बनाता था किसी चीज़ को चलाना। हैवी मास है तो रेजिस्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, तो हैवी मास की जगह हम बोलेंगे हैवी आई है, आई ज़्यादा है तो इसको अब घुमाना मुश्किल है, जिसका आई ज़्यादा उसको घुमाना मुश्किल, और घूम रही है तो उसको रोकना भी क्या है, मुश्किल। वो रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी कौन है यहाँ पे, आई है, जो वहाँ पे क्या था, मास था। क्लियर है बात, इस चीज़ को ध्यान रखना, समझ के रखना, दिमाग में रखना बात। तो जितना पास में मास होगा तो आराम से घूम जाएगा, मैं पकड़े घुमाओगे, तो दूर होगा तो अंगुली से थोड़ी घुमा पाओगे उसको, मुश्किल पड़ेगा उसी मास को दूर से घुमाना, ये है बात। तो लिख दीजिए, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ डी एम मास। देखो डी एम मास एलिमेंट माना है, वो जिसके अबाउट घूम रहा है उस एक्सिस से दूरी है। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ डी एम मास, फॉर एस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वैसे इसको टेंसर में ट्रीट करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन हम इसको स्केलर मान के चलते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फॉर एस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी and without axis it is meaningless. Without axis it is meaningless. Without axis it is meaningless. अरे एक्सिस बतानी जरूरी है। कोई कहे कि रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इस रोड का पेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी जब तक ये नहीं कहे कि किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। मैं कहूँ कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट इस पेन को ऐसे घुमाया जा रहा है, तो अब बताइए इसके अबाउट कितना है, अब बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इस एक्सिस के अबाउट एक्सिस होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको कहे कि ऐसे घुमाया जा रहा है बीचों बीच से, तो अलग हो जाएगा, यहाँ से घुमाया जा रहा है तो अलग, यहाँ भी हो सकती है एक्सिस, और पेन को ऐसे घुमाया जा रहा है, पेन को ऐसे भी घुमाया जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, उसके बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करना बेवकूफ़ी भरी बात होगी। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स।
कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स अबाउट गिवन एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस। अलग अलग निकालेंगे हम सभी ऑब्जेक्ट्स का, निकालते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ कोई मास m रखा हुआ है, बताइए इसके अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, r दूरी पे है। ये पहला सवाल है हमारा, बोलो बोलो क्या आएगा। अरे किसी भी एक्सिस से r डिस्टेंस पे तो अभी लिया ही है हमने, mr² हो जाएगा पार्टिकल के लिए, तो mr², सिंपल बात है, I = mr² होगा पार्टिकल का। क्लियर है, ये एक्सिस है। तो अब मैंने कहा कि दो मास हैं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है कि ये m1 है और ये m2 है, इनका बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप कहोगे सर क्या बताओ, पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन तो बताओ। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। अरे एक पतली सी हल्की सी रोड के द्वारा, हल्की लाइट रोड के द्वारा चिपकाए हुए हैं दोनों मेरे, इधर और उधर, और मैंने यो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लुढ़का के छोड़ दिया, घुमा के छोड़ दिया, एक के फोर्स लगाया मैंने, और ऐसे वैसे घूमता जाएगा। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूमती है, फ्रीली घूमती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हमेशा किसके अबाउट घूमेगी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी। ये याद रखना, ये याद रखना। फ्री स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट किसके अबाउट घूमेगी, इस पेन को मैं उछाल दूँ तो किसके अबाउट घूमेगा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने वाला है। एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होने वाली है, कैसे भी घूमे, लेकिन सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस आएगी उसके अबाउट घूमने वाला है। समझ गए बात को, सेंटर ऑफ मास। जैसे आपने कहा कि एक बैट है, उसको फेंका आपने, ये यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा, क्रिकेट वाला बैट, फिर थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, कोई ऐसी भी शेप ले रहा होगा, ये मुझे नहीं मालूम कैसा घूमेगा, थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो रहा होगा। लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि इसका सेंटर ऑफ मास यदि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो मुझे एक बात मालूम है कि ये सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा। इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा। अरे सारे मास को कहाँ पे कंसीडर मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास, किसी चीज़ को फेंकते हैं तो कहाँ चलता, कैसी मोशन करती है वो, प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, पैराबोलिक पाथ पे चलती है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे पाथ पे चल रहा होगा, पैराबोलिक। ये कैसी भी ओरिएंटेशन कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो इसका पैराबोलिक पाथ पे ही चल रहा होगा। अरे क्लियर है बात। तो मैं किसी भी चीज़ को फेंकोगे, घूमेगा किसके अबाउट, किसके अबाउट घूम रहा है, इसी के अबाउट घूम रहा है। आपने फेंक भी दिया, ऐसे ऐसे कुछ पलटियाँ मार रहा है, तो वो किसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर ऑफ। तो खैर जो भी है, ये बातें आगे देखेंगे हम डिटेल में। अभी तो जस्ट इतना बताइए कि किसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा ना, कहाँ है। तो सेंटर ऑफ मास बताइए कहाँ है। अरे माना कि कहीं यहाँ है, तो इसके अबाउट बताइए आप, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे होंगे ये ऐसे या कैसे भी। तो सेंटर ऑफ मास की दूरी बताइए पहले, तो बताइए मेरे को कितनी है। ये सेंटर ऑफ मास, इसका क्या सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट घूमेंगे, तो बताइए क्या आएगा। तो बताइए यहाँ से दूरी बताइए, ये टोटल डिस्टेंस आ रहा है, ये आर ही लेनी है ना। बताइए यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे आएगा सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस बोलिए। अरे इनवर्स रेशियो ऑफ मासेज m2r/m1 + m2, याद है, कल ही लिया था। और ये कितनी होगी, m1r/m1 + m2। अरे आ गई कि नहीं। अब तो सिंपल काम है, इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो, कितना, m1 इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस, अरे स्केलर क्वांटिटी जोड़ते जाओ, इसके अबाउट इसका प्लस इसके अबाउट इसका, इसका m2 इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। निकालो कितना है, फटाफट फटाफट निकालो कितना है। कितना आया, ये आया क्या,
म्यू आर स्क्वायर। म्यू क्या है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अरे चेक करो, ये आया क्या आपका करने पे? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर, ये आया होगा। ये m1 ये क्या है? इसको सारी टर्म को एक नाम दे दिया। क्या दे दिया? म्यू, दैट इज कॉल्ड अ रेड्यूस्ड मास। इसका नाम क्या दे दिया? रेड्यूस्ड मास। रेड्यूस्ड मास क्यों कहा? क्योंकि इस वैल्यू की, इसकी जो वैल्यू है वो m1 से भी कम होगी और m2 से भी कम होगी। अरे वही रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला बनेगा, डिवाइड करो 1/r1 प्लस 1/r2 वाला, तो r1 r2 से भी कम आएगी ना वैल्यू। वैसे भी देखो तो आप ये देखो, ये वैल्यू कितनी है? m1 से छोटी है, m1 प्लस m2 का डिवाइड हो रहा है, तो m1 m2 तो है ही है, और ये वैल्यू क्या हो गई? m1 से छोटी, तो छोटी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? छोटा आएगा। अरे समझ रहे हो? और ये वैल्यू भी क्या है? m2 से छोटी। ये वैल्यू क्या है? m2 से छोटी। तो इनका जो मास आएगा वो क्या आएगा? दोनों के मासेज के सम से क्या आएगा? छोटा आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड्यूस्ड मास। इसको क्या बोलते हैं? रेड्यूस्ड मास। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने का तरीका है कि m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को म्यू से लिख दिया जाता है। ठीक है, तरीका है, बस एक मैथ्स है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इसका फॉर्मूला याद करना हमें आसान है, इसलिए हम लिख लेते हैं m1 m2 प्लस m1 प्लस m2। और ये m1 से भी छोटा आएगा, और किससे छोटा आएगा? m2 से भी छोटा आएगा, दोनों से छोटा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ये एक रोड है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दूरी है r। इसका बताइए, इसके अबाउट घूम रही है, तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या ले लूँ मैं इस रोड को? इसका m मास है, l लेंथ है। क्या मैं इस रोड को छोटे छोटे dm से मिलके बना हुआ मान सकता हूँ? क्या हर dm मास इससे r दूरी पे है? तो मैं लिखूँगा dm r स्क्वायर dm r स्क्वायर dm r स्क्वायर लिखता चला जाऊँगा। तो मैं लिखूँगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया I इक्वल्स टू क्या आ गया? dm r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यही था फॉर्मूला हमारा। क्या आर स्क्वायर मेरा सब जगह हर एलिमेंट के लिए आर जो दूरी है वो वही है, तो हर एलिमेंट की दूरी आर वही है, तो आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डीएम का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो क्या आ गया? एम आर स्क्वायर। अरे कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर आ जाएगा। समझ गए बात को? इसका बताइए। इसके अबाउट बताइए। ऐसे घुमाया जा रहा है, मास m है, ये रेडियस r है, और ये एंगल थीटा है। कितना आएगा? कितना आएगा इसका बताइए फटाफट, जल्दी जल्दी बताते चलो। कितना आएगा इसका? हैं? कितना आएगा? एम आर स्क्वायर ही आएगा। क्यों आएगा भाई? अरे आपने कहा सर इसको मैंने तोड़ लिया, फिर से डीएम सब, क्या हर मास जो है वो आर दूरी पे है, तो हर डीएम आर दूरी पे होगा, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो आई बराबर क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर ही आने वाला है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, इसका बताइए। ये रिंग है, इसकी रेडियस है r और मास m है, इसका मास m है। बताइए इस एक्सिस के अबाउट बताइए। ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके अबाउट घूम रही है रिंग।
कितना आएगा? mr स्क्वायर, दैट्स इट। क्यों भैया? कि सर इसको फिर से हमने डीएम में तोड़ा तो डीएम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा सर एम आर स्क्वायर। बोलो, लिखते चलो साथ साथ, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट, ये एक रोड है जिसका मास m है, लेंथ l है। इसके इस एक्सिस के, एक्सिस इंपॉर्टेंट है, रोड तो हमने पीछे भी लिया है। किसके अबाउट निकालो? इसके अबाउट घूम रही है रोड ऐसे ऐसे करके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ताकि हम ये जजमेंट कर पाएँ कि कितना रेजिस्ट करेगा घूमने में चीज़ें, ठीक है ना, मास जैसी रिलेशन है। तो कितना आएगा बताओ इसका? क्या मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम दूरी पे है? अब अभी तक हम ले रहे थे उसमें डिस्टेंस क्या थी, सबकी सेम थी, लेकिन इस बार मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया है? अलग अलग डिस्टेंस पे है। डीएम तो ले लोगे आप, इनका डिस्टेंस भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो क्या करूं? इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसका, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करूं भैया? मैं किसी जनरल डिस्टेंस एक्स पे जाऊँगा और dx का एलिमेंट लूँगा जिसका मास होगा dm, dx लेंथ का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास dm का? बताइए, dm इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से l तक कंप्लीट रोड के लिए। अब dm कितना? dm होता है मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। अरे टोटल मास कितना है? m है, तो m डिवाइडेड बाई l पर यूनिट लेंथ का मास आ गया, इंटू dx लेंथ का कितना आ जाएगा? इंटू dx। अरे ये तो डालोगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा? आई बराबर m बाई एल इंटू डी एक्स डालोगे तो ये आएगा m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से l। तो क्या आ जाएगा? देखो चेक करो, m बाई एल बाहर आ जाएगा, एल क्यूब बाई 3 आएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ml स्क्वायर बाई 3। तो आई इक्वल टू आ जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। याद रखेंगे इनको, रिजल्ट्स को याद रखना ही पड़ेगा, काम आएंगे। I equals to ml square by 3, moment of inertia of road about an axis passing through its one end perpendicular to the length of the road। अरे ऐसे ही ना, किसके अबाउट एक्सिस कहाँ है? एक्सिस पासिंग अबाउट इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है ना। इसके अबाउट कितना होगा? ml स्क्वायर बाई 3 होगा। समझ गए बात को? चलो चलो बताओ, नेक्स्ट लिख लिया क्या इसको? इसका बताओ, यही रोड है, m मास की l लेंथ की, इस एक्सिस के अबाउट बताओ, ऐसे घूम रही है, क्या आएगा? क्या दिख रहा है? सेम ही बात है। अरे ये एक्सिस के अबाउट, ये भी तो परपेंडिकुलर थी, ये भी परपेंडिकुलर, ये रोड तो रोड है, अभी ऐसे घूम रही। अरे समझ गए बात को? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आएगा? ml स्क्वायर बाई 3 ही आएगा। और बताइए, फटाफट बताते चलिए मेरे को। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ है a और ये हाइट है b। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना आप, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ मास m1 है, यहाँ मास m2 है, तो यहाँ r1 दूरी पे है, ये दूरी r2 पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं हम? और इधर कोई मास m3 है जो कि r3 दूरी पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं हम? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर पार्टिकल के लिए दूरी पेंडिकुलर प्लस m3 r3 स्क्वायर सिग्मा mi r स्क्वायर हो गया ना। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या है नोटिस करने वाली? आप नोटिस किया कि ये इस हाइट पे डिपेंड नहीं करता। अरे ये कितनी हाइट पे है, कितना है, ये वाई एक्सिस के
मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल मास डिस्ट्रीब्यूशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। पैरेलल वाले पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? परपेंडिकुलर वाले पे। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल आप मास डिस्ट्रीब्यूशन किधर ही कर लो, ये मास आप यहाँ रख लो, नीचे ले आओ, ऊपर ले जाओ, कहीं ले जाओ, इससे डिस्टेंस वही होनी चाहिए परपेंडिकुलर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ भी लगा सकते हैं हम इसमें बताइए। पहले तो ये बताइए किससे मिलकर बना हुआ दिख रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये किससे मिलकर बनी हुई दिख रही है? एक तो मैं ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट लगाते बहुत ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो बी पे डिपेंड ही नहीं है, तो बी पे डिपेंड नहीं है, मैंने कहा इसको कंप्रेस किया, मैंने इधर से भी कंप्रेस किया और मैंने इधर से भी कंप्रेस किया, तो क्या मिल गया मेरे को कंप्रेस करने पे? हैं? और कंप्रेस करने पे क्या मिल गया मेरे को? एक रोड मिलेगी, देखो पतली सी, जिसका बी डायमेंशन मैंने ख़त्म कर दिया, पैरेलल वाले पे डिपेंड ही नहीं है। तो मैंने कहा ये सारा का सारा मास जो इसका एम जो था वो अब कितनी लेंथ पे आ गया? ए पे आ गया। तो मैं कहूँगा सिग्मा एम ए स्क्वायर बाई 3 इज आंसर। अरे कितना हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम ए स्क्वायर बाई 3। आपने कहा सर ये तो ठीक है, निकाल के भी देख लेते हैं, निकाल के भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे निकाल के चेक करूं? किससे मिलके बनी हुई दिख रही है? ये रोड से मिलके बनी हुई दिख रही है। कैसी रोड से मानूं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? यदि मैं वर्टिकल रोड से मिलके बना हुआ मानूंगा तो मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दूरी पे हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यदि मैं हॉरिजॉन्टल रोड से मिलके बना हुआ मान लूँ, अनेकों अनेक हॉरिजॉन्टल रोड से मिलके बना हुआ मान लूँ इसको, तो क्या मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम डिस्टेंस पे है सबका? और एक सिंगल रोड का हमें आता है कितना होता है? हैं? कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई 3। तो मैंने कहा डी एम मास लेंथ की रोड ले ली मैंने, तो एक रोड डी एम मास की है तो उसका कितना हो गया? डी एम इंटू एल स्क्वायर बाई 3। अरे चेक करो, एल की जगह क्या आ जाएगा? ए। अरे ए दूरी है, डी एम इंटू ए स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन करूँगा मैं, तो ए स्क्वायर बाई 3 क्या हर रोड के लिए वही है? अरे क्या हर डी एम मास की रोड के लिए वही है? तो ए स्क्वायर बाई 3 बाहर निकाला मैंने, डी एम का इंटीग्रेशन क्या आ गया? एम, तो आंसर आया एम ए स्क्वायर बाई 3, इट इज सेम। ठीक है, अरे समझ में आ रही है बात? कर लीजिए फटाफट। अब आपने कहा नहीं सर मैं तो वर्टिकल से ही करूँगा, मैं तो वर्टिकल से करूँगा, करके बताओ मेरे को। तो वर्टिकल रोड से करो तो क्या करोगे? अरे ऐसे ऐसे अनेकों रोड से मिलके बना हुआ मानोगे तो कोई एक जनरल डिस्टेंस पे जाके एक रोड मानोगे, कितनी दूरी पे जाके मान ली? एक्स पे जाके कितने मास की मान ली? डीएम की मान ली। इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इसके अबाउट। अब डीएम एक्स, अरे डीएम एक्स स्क्वायर कितना हो गया? डीएम एक्स स्क्वायर। अरे समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसी अनेकों रोड से मिलके बनाओ मान लिया, तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डीएम कितना? डीएम कितना? अरे टोटल मास एम था, पर यूनिट लेंथ का एम बाई ए, इंटू डी एक्स का कितना? इंटू डी एक्स। क्या यही डी एम होगा? अरे क्या यही डी एम होगा? बोलो तो क्या लिख दूँ इसको? डी एम हो गया मेरा एम बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन बोलो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेकर ए तक, तो क्या जाएगा? एम बाई ए क्यूब बाई 3 एंड द आंसर इज सेम, एम ए स्क्वायर बाई 3। कर पाओगे इसे? सीखना है हमें इंटीग्रेशन कैसे करना है, कैसे एलिमेंट चूज करना है सबका। नेक्स्ट, इस एक्सिस के अबाउट बताइए।
L/4 ले लीजिए, ये 3L/4, टोटल मास m है रोड का, लेंथ l है, ये L/4 दूरी इधर है, 3L/4 दूरी इधर है, कितना आएगा? क्या करोगे, क्या करोगे, जल्दी बताओ मेरे को, लिखना बाद में, बताओ क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे हैं? अरे इंटीग्रेशन करोगे, क्यों करोगे आप इंटीग्रेशन? क्या आपको ये किसी ऐसी चीज़ से मिलकर बनी हुई दिख रही है जिसको आप जानते हो पहले से? किससे को जानते हो आप पहले से? अरे किससे मिलकर बनी हुई है रोड? देखो दिखना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि इधर की एक रोड है जिसके एक एंड से पास हो रही है एक्सिस, और इधर की एक रोड है जिसके एक एंड से पास हो रही है एक्सिस, और एक एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आपको पता है, तो क्यों करोगे? बाकी जनता को करने दो ना इंटीग्रेशन, तुम क्यों करोगे इंटीग्रेशन? हैं? क्या करोगे? इसका मास लिख लो, कितना? m/4, इसका 3m/4, यूनिफॉर्म रोड है। आपने कहा सर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत सिंपल से आ गया, कितना? ml²/3, तो m/4 L² L/4/3 ये होता है सर एक का, प्लस इसका लिख दो 3m/4 इंटू 3L/4 का स्क्वायर ml²/3 इज योर आंसर। अरे समझ में आया? सिंपल कहानी है। चले नेक्स्ट, इसका बताइए आप, बोलते रहो आंसर साथ, बीचों बीच से जा रही है, कितना? क्या दिख रहा है आपको? दो रोड दिख रही हैं, एक का ml²/3, एक का ml²/3, m कितना? m/2, तो I कितना आ गया? अरे m/2 इंटू L²/3, मतलब ml² कितना हो गया? अरे बोलो, ml²/12 आएगा, चेक कर लो आप। क्या लिखोगे? m/2 इंटू L/2 का होल² 3 और m/2 इंटू L/2 का होल² 3, तो ml²/12 आएगा। चेक कर लीजिए, निकाल लो। तो वन एंड से पास होने वाली का कितना होता है? ml²/3, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होगा? ml²/12। मैं कई बार भूल जाता हूँ, ml²/3 भी याद रहता है, ml²/12 भी याद रहता है। मान लो ये भूल जाता हूँ मैं कि किस एक्सिस के अबाउट था, कि क्या एज वाली के अबाउट ml²/3 था या मिडल वाली के अबाउट था, मैं भूल जाता हूँ। तो कैसे याद करूँ? तो मेरे को याद आता है कि मेरे को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा दूर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो एक ही रोड है, उसके इस एक्सिस से ज़्यादा दूर डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, इस एक्सिस से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है दूर, इससे ज़्यादा दूरी पे डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने कहा इस वाली के अबाउट आएगा वो ज़्यादा आएगा, तो ml²/3 और ml²/12 में जो ज़्यादा है वो इसका है। अब ज़्यादा कौन सा ml²/3 और ml²/12? ml²/3 है, तो वो ज़्यादा है। मतलब याद आ गया? अरे समझ रहे हो? दिमाग में रहना चाहिए आपके कि पढ़ा क्या है हमने, सीखा क्या है, क्या सीख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्लेट है, ये लेंथ L है, जो हमने पिछले में A ली थी, L ले लो इसको, ये B है, और ये वाली एक्सिस के अबाउट है, बीचों बीच से जाने वाली एक्सिस के अबाउट। क्या करूं? किससे मिलके बनी हुई दिख रही है आपको ये? अरे हॉरिजॉन्टल पतली पतली रोड से, वर्टिकल से भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा आपको। तो हॉरिजॉन्टल पतली पतली रोड से मिलके बना हुआ मान सकते हैं इसको पूरी को। तो बहुत सारी रोड से मिलके बना हुआ मानोगे तो क्या होगा?
अरे ये रोड, ये रोड, ये रोड, हर रोड का कितना आने वाला है, डी एम इंटू एल स्क्वायर बाई 12। तो एल स्क्वायर बाई 12 कॉमन, डी एम का इंटीग्रेशन एम, तो वही आंसर आने वाला है क्या, एम एल स्क्वायर बाई 12। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया कि पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड ही नहीं करता, तो नहीं करता तो मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, इधर वाले पे डिपेंड नहीं है, तो इसको कंप्रेस किया, इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, तो क्या बनाई, एक सिंगल रोड बना ली सर, पतली सी। अरे समझ गए, तो पतली रोड में सिर्फ ये लेंथ मायने रखेगी एल, तो कितना आया, एम एल स्क्वायर बाई 12। ऐसे भी कर सकते हो, पतली रोड पे डिपेंड करेगी, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता, तो बी पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा। अरे समझ आ रही है ना, पक्का। नेक्स्ट, फिर वही प्लेट है, वही प्लेट है, इसकी लेंथ एल है और ये थिकनेस बी है। इस बार ये वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है, बताओ, ये वाली एक्सिस के अबाउट घूम रही है ऐसे, कितना आएगा, किससे मिलके बनी हुई दिख रही है आपको, रोड से। कौन सी रोड, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर होगा, तो डी एम इंटू बी स्क्वायर बाई 12, तो एम बी स्क्वायर बाई 12। या मैंने कहा कि एक्सिस के पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड ही नहीं करता, तो इसको कंप्रेस कर दो पैरेलल वाले को, क्यों रखो पैरेलल वाले को, डिपेंड ही नहीं करता, तो आपको एक पतली सी रोड मिल जाएगी। अरे है कि नहीं, और जिसकी लेंथ कितनी है, बी है, तो एम बी स्क्वायर बाई 12 दिखना चाहिए आपको, एम बी स्क्वायर बाई 12। क्लियर है। नेक्स्ट, ये एक रोड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, ये एक रोड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है। ये नहीं, एक मिनट, परपेंडिकुलर ले लो पहले, इस पे भी आएंगे अभी। एक ये है रोड, एक ये है, इनका बताओ, इसके अबाउट घूम रही है दोनों, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास एम और लेंथ एल है सबकी। मास एम एल, लेंथ एल दोनों की, कितना आएगा, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रोड का कितना आएगा, एक एंड से पास होने वाली एक्सिस है, तो कितना आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, और इसका भी कितना आएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे भैया, 2 एम एल स्क्वायर बाई 3। अरे हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को, हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब की बार ये दे दिया, वही मास एम एल, लेंथ एल है, मास एम एल, लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है। अब बताइए इसके अबाउट घूम रहा है, कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या आएगा, हैं, वही आएगा, वही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी रोड है, ये भी रोड है, हमारे लिए तो वही है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3। अब इस तरह के सवाल आते हैं जेई में, मेंस में, वो कहेगा कि एंगल को बदल के θ1 से θ2 कर दिया, बढ़ा दिया, अब इसको घुमाना आसान है कि मुश्किल,
एंगल पहले थीटा था, उसको बढ़ा के थीटा 1 से थीटा 2 कर दिया, बढ़ा दिया ये वाला एंगल इन दोनों बीच का। अब इसको घुमाना आसान है कि मुश्किल? अरे जल्दी बताओ। सेम ही रहेगा, क्योंकि घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रेजिस्ट कौन करता है घुमाने को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, एंगल पे डिपेंड ही नहीं है। आपको लगेगा, लेकिन उस समय, अभी तो सामने बात चल रही है, उस समय लगेगा कि यार मास दूर जा रहे हैं। थीटा बढ़ाओगे तो आपको ऐसे लगेगा ना, फीलिंग आएगी कि मास दूर जा रहे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इनको खोलोगे तो। लेकिन दूर नहीं जा रहे हैं वो रियल में, इससे उतनी दूरी पे हैं। इधर ले लो, इधर ले लो, किधर ले लो, आपस में दूर जा रहे हैं, इससे दूर नहीं जा रहे हैं। अरे समझ गए क्या? मेरे 2 हाथ हैं सामने, मेरे शोल्डर से तो बराबर दूरी पे हैं, अभी भी बराबर है, अभी भी बराबर। आपको लग रहा है दूर जा रहे हैं, लेकिन शोल्डर से तो बराबर दूरी पे हैं, तो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो बराबर दूरी पे ही हैं। चाहे मैं ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, नहीं ऐसे ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस काम कर जाएगी ना उस समय, और ऐसे में ये परपेंडिकुलर रहेगी। इस पर भी आएंगे आगे, डंबल लेके हाथ में कि घुमाएंगे, कैसे घूमेगा, ठीक है। ये है, तो सेम रहने वाला है, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट। ये एम मास है, एल लेंथ है, ये भी एम मास है, एल लेंथ है, और इसके अबाउट घूम रहे हैं। बताओ कितना आएगा? ये सब एम मास एल लेंथ है, ये भी रोड है एम मास, ये आर ले लो, बताओ, क्योंकि एल से और आर से कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो। फटाफट करो। क्या करोगे? बोलते जाओ, मेरे को बताओ। अरे जवाब दो मेरे को, लिखो मत, बाद में लिख लेना, जवाब दो पहले। किसका होगा? एक्सिस के ऊपर जो रखी उसका तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जीरो डिस्टेंस पे, यहाँ से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो इसका तो हो गया जीरो। इसका हमें पता है mr²/3, और इसका क्यों है? हर डीएम मास कितनी डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एम आर स्क्वायर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था मेरा? मैंने कहा था पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड ही नहीं करता। मैंने इस रोड को कंप्रेस किया, चिपकाया और कहा कि यहीं रख दिया मैंने एम, तो एम आर स्क्वायर। अरे कोई सा भी लगा लो, दो चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? mr²/3 प्लस इसका भी कितना हो गया? mr²/3। अरे यही ना, सॉरी mr², इसका mr², 3 नहीं, ये तो पॉइंट मास हो गया ना यहाँ आगे। और ये वैसे लोगे डिस्ट्रीब्यूशन तो भी वही आएगा, हर एक डीएम है जो वो आर दूरी पे। कर लिया? नेक्स्ट ले में यही सवाल है फिर से। इस बार ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बता दीजिए, इसके अबाउट घूम रहा है, कितना आएगा? इस वाले का तो होगा नहीं, ये ml²/12 प्लस ml²/12, दिख रहा है ना? अरे इजी चीज़ है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। नेक्स्ट, फिर वही स्ट्रक्चर है। इस बार इस एक्सिस के अबाउट निकाल के बता दो कितना आएगा।
क्या आया, क्या आया, क्या लिखूं बताओ, बोलो बोलो। इस रोड का लिख दूं कितना, ml²/3 प्लस इसका बाजू वाली का एक और का लिख दिया, इसका ml²/3 प्लस इसका बताओ अब कितनी दूरी पे है ये, l/2 दूरी पे है ना, हर टुकड़ा इसका l/2 दूरी पे है, तो ml/2 का स्क्वायर, ml/2 का स्क्वायर mr² हो गया ना। वैसे भी इसको सारी को पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करता, कंप्रेस करके सिंगल डॉट पे ला सकते हो आप, और l/2 दूरी पे, ठीक है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इसका बताइए, इसका ये घूम रही है, इसके अबाउट ऐसे, ये नहीं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अबाउट घूम रही है ये रोड ऐसे, ये एंगल थीटा बनाए हुए घूम रही है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉनिकल पेंडुलम। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे तिरछी तिरछी घूमेगी, कॉनिकल पेंडुलम, समझ गए, थीटा एंगल बनाते हुए रहेगी एनी टाइम, इसके चारों ओर ऐसे। बताइए क्या करेंगे, क्या मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है, हर जगह अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा हमें। तो क्या करूँ इंटीग्रेशन के लिए, एक्सिस से किसी जनरल डिस्टेंस एक्स पे जाऊँ, फिर किसी जनरल डिस्टेंस एक्स पे जाऊँ, और वहाँ क्या ले लूँ, एक dm मास का टुकड़ा ले लूँ dx लेंथ का, उसकी यहाँ से दूरी होगी तो हमें पता चल जाएगा dmx² लिख दूँ। अरे बोलो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो क्या आएगा, dm इंटू एक्स कितना है, एक्स मैं यहाँ से लिया, मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट लेने के लिए जी रही ताकि 0 से l लेना, तो ये दूरी कितनी होगी बताओ, x sin थीटा, तो ये होगी x sin थीटा, x sin थीटा, तो dm इंटू r² होता है, तो ये r² हो गया, अरे x sin थीटा का स्क्वायर हो गया dm इंटू, ये dm मास था। तो क्या मैं ऐसे सभी टुकड़ों का, ऐसे टुकड़ों का इसके अबाउट इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी बोलो, 0 से लेकर l तक। अरे इधर लिया ना मैंने x, तो ये आपको आना चाहिए कि एलिमेंट कैसे लेते हैं, कि जनरल डिस्टेंस x पे जाके dx का ले लिया, तो इस हमने उस टुकड़े dm का निकाला यहाँ के अबाउट, तो सबका निकालने के लिए इंटीग्रेशन 0 से l करूँगा ना मैं x पे, तो क्या करूँ, dm कितना है मेरा, dm बताइए कितना है, कैसे निकालेंगे, dm इक्वस टू मास पर यूनिट लेंथ m/l इंटू dx, इसको रख दीजिए, डाल दीजिए यहाँ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, m/l इंटू dx इंटू x² sin² थीटा 0 to l, तो i इक्वस टू क्या आया बताइए, ml³/3 आएगा, तो एक l कैंसिल हो जाएगा, तो ml²/3 sin² थीटा। पता होना चाहिए आपको, रटना ज़रूरी नहीं है, याद रख भी लो तो कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। इसको हैं, हाँ तुम्हें सिखाया था कि पहले कंपोनेंट में तोड़ना, ये कह रहा है कंपोनेंट में तोड़ लें सर इसको, ये कह रहा है एल लेंथ है, एल कोस थीटा की वजह से 0 और एल साइन थीटा की वजह से एम एल साइन थीटा का स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी एम एल साइन थीटा का स्क्वायर/3, तो एल साइन थीटा का स्क्वायर/3 तो लिखा हुआ है सर, ये ठीक बात है इसकी, अरे ठीक बात है ना हिमांशु की, ये ठीक बात है। तो तोड़ दिया कंपोनेंट हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करूं बता, यहां लिया मैंने ये टुकड़ा, इस टुकड़े का कितना आया, अरे दूरी बोलो, ये एल था ना, तो तेरा कहना ये एल कोस थीटा, तो ये क्या ले लिया मैंने, एल साइन थीटा। इस टुकड़े का मास कितना लूँ वो बता हिमांशु,
अरे मास तू एम ही कैसे ले लेगा, टुकड़ा तोड़ेगा तो फिर एम भी तोड़ना सीख। और ये तेरी गलती नहीं है, 90% टीचर्स पढ़ा रहे हैं इसको ऐसे ही, जो कि गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। उत्तर सही आ रहा है, ये मात्र एक संयोग है। आपको ये वेक्टर थोड़ी है जो आप कंपोनेंट तोड़ रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी है क्या जो आप कंपोनेंट खेलोगे। और फिर रोड का कंपोनेंट ले रहे हो तो रोड के कंपोनेंट में लेंथ का कंपोनेंट लिया तो मास का भी कंपोनेंट ले फिर पता चले कि आपने कंपोनेंट लिया है। नहीं ले सकते ना, गलत तरीका हो जाएगा। तो गलत तरीके नहीं सीखने हैं। उत्तर आ रहा है, सही बात है, इन तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट नहीं तोड़ना है इसका, ये गलत तरीका, दिस इज रॉन्ग वे। ठीक है, कंपोनेंट वेक्टर का रहेगा, रोड का नहीं होता कंपोनेंट। बॉडी बदल दोगे, मास बदल दोगे तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, खेल बदल जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप ये भी नहीं कहेंगे कि पूरे मास को कहाँ मान लें। अरे कहाँ मान लें, आएगा ही बेहुदा बातें दिमाग में करते करते, फिर सवाल करोगे तब कि सर ये रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लेता हूँ यहाँ और उसकी दूरी निकाल लेता हूँ तो वो कर दूँ mr²। अरे है ना, आप कहोगे कि सर ये वाला सवाल नहीं कर रहे थे आप, इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया सर यहाँ, और उत्तर भी सही आ रहा है ml/2 का स्क्वायर। अरे आ रहा है ना, लेकिन ये मात्र एक संयोग है, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यहाँ आ रहा है उत्तर, तो इस रोड का हॉरिजॉन्टल वाले रोड का एम मानिए यहाँ सेंटर ऑफ मास पे, और डिस्टेंस क्या आ गई, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ आ रहा है, इस रोड का यहाँ मान लो आप, तो भी आ रहा है mr² और mr²/3। लेकिन यहाँ नहीं आएगा। अरे यहाँ नहीं आएगा तो गलत कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, याद है ना, लिखवाया था, कहाँ लगा सकते हैं बताइए। न्यूटन सेकेंड लॉ में फॉर पार्टिकल ऑफ सिस्टम्स के लिए हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए लगा सकते हैं, सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट के लिए लगा सकते हैं, और मोमेंटम के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए लगा सकते हैं। समझ गए, काइनेटिक एनर्जी लगा सकते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगा सकते हैं क्या। तुम्हारा दिमाग कहेगा बीच बीच में चिक चिक के कि लगा ले यार, लगा मत लेना, मर जाओगे नहीं, गलत। और पहला ऑप्शन वही मिलेगा जो तुम लगाओगे, फर्स्ट ऑप्शन वही मिलने वाला है। ठीक है, एकदम क्लियर कट होना चाहिए आपकी चीज़ें, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगला इसके अबाउट बताइए, सॉरी ये नहीं, हाँ ये तो ले ही लिया था ना अपन ने। इसके अबाउट बताइए, ये थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे है, मास एम एल लेंथ एल है, मास एम एल लेंथ एल है, और ये ऐसे घुमाया जा रहा है, वही कॉनिकल पेंडुलम। बताइए इसके अबाउट भी निकालिए और इसके अबाउट भी निकालिए। और इसके अबाउट भी निकालिए। तीनों एक्सिस के अबाउट निकालिए, ये एक्सिस है, समझ गए। तीनों के अबाउट निकाल के बताइए।
कितना है पहले का? है इसका कितना आया? ये तो कॉनिकल हो जाएगा ना, ऐसे घूमेगा तो कितना? 1 करोड़ का कितना होता है? ml²/3 इंटू sin² थीटा, तो 2 का कितना हो जाएगा? डबल। अरे ये रोड और ये रोड स्केलर में जुड़ जाएगा। इस सेकंड का बताइए, ये थीटा ही है, ये थीटा ही है, यहाँ थीटा ही है, ध्यान रखना है। इसका बताइए कितना है? अरे जल्दी बताओ यार, हैं कितना है? 2 ml²/3 और बस 2 ml²/3 आएगा। अरे ये तो वो पहले वाला केस हो गया ना, इससे दूरी, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पे हो गया, इस थीटा पे डिपेंड नहीं है। ये वाले में ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे घुमा रहे हो आप, तो इससे दूरियां चाहिए आपको, ये एंगल्स कितना? 90 माइनस ये θ1 θ2 ले लेना, या 90 माइनस थीटा ले लो, चलो ठीक है, 90 माइनस थीटा, और ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो कितना कर देंगे? अरे I क्या लिखेंगे? फॉर्मूला भाई ml²/3 इंटू sin² थीटा, लेकिन थीटा इस बार क्या है? 90 माइनस थीटा, sin² 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos² थीटा। अरे समझो, और इसका डबल, इसका डबल हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी सवाल में ये होता तो ये एम मास है, लेंथ की रोड है सारी, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2 और ये एंगल है θ3। बताओ इसके अबाउट कितना आएगा? अरे तो सिंपल कहानी है, ml²/3 इंटू sin θ1 प्लस sin θ2 प्लस sin θ3। अरे तीनों का ऐड हो जाएगा, स्केलर हैं। लेकिन यही रोड ऐसे आए तो ये θ1 पे, ये θ2 पे और ये θ3 पे फिर से, लेकिन इस बार ये इसके अबाउट घूम रही हैं तो ml²/3 का 3 टाइम्स। अरे बोलो, एक रोड का ml², ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, ये एक्सिस सिर्फ थीटा के लिए दी हुई है आपको। कर लोगे? तो बिना एक्सिस सोचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, लिखना ही नहीं है बिना एक्सिस सोचे। एक्सिस बताओ भैया, पहले कोई पूछे रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है तो झापड़ मार देना उस आदमी की कि बकवास कर रहे हो, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। पहले ये तो बताओ किस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अरे गलत बात है ना।